हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पूजा के साथ साथ, दुर्गा पूजा के त्यौहार मनाने के साथ साथ अपने पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे, क्योंकि अपने जीवन में सब कुछ ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है और थोड़ा आस्था भी ज़रूरी है, क्योंकि आस्था से जो होता है हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, सकारात्मक होता है। तो माँ से आशीर्वाद लेते रहिए और माँ भगवती से हम लोग का प्रार्थना है कि आप लोग बेहतर एग्ज़ाम में बेहतर करें, और ताकि हम लोग के लगे कि हाँ, कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका एक सकारात्मक मूल्यांकन हो रहा है और हम अपने आप में अभिप्रेरित होंगे और एक पर एक कंटेंट लेके आएंगे और सभी विषयों के तैयारी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका तैयारी नहीं करेंगे। बस आप लोगों को हम लोग के ऊपर विश्वास बनाना होगा। इस चैनल पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि हम लोग के नज़र में ही हम लोग के साथ रहकर कितने बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो आप एक विश्वास बनाइए और जीवन में बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम लोग जो भी है एकदम नीचे से उठकर ही यहाँ आए हैं। तो वो प्रोसेस के जान रहे हैं कि मेहनत करने से ही कुछ होता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो आ गए हैं जो क्लास 10th है उसके सामाजिक विज्ञान के खंड भूगोल, ज्योग्राफी के जो हमारा खंड ख है, जिसका नाम है जल संसाधन। जिसका क्या नाम है बच्चों? जल संसाधन नाम है। इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपका जो मूल चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग एक संसाधन वाला चैप्टर को पढ़े हैं और मृदा संसाधन जो क में था, या प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, उसको पढ़े हैं। अगर नहीं देखे होइएगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारा जो खंड ख है जिसका नाम है जल संसाधन। तो जल एक बहुत ज़रूरी संसाधन है और जीवन हमारा चल रहा है तो इसी जल पर चल रहा है। जहाँ जल नहीं है वहाँ पर क्या स्थिति हो जाता है, वहाँ पर कितना खराब स्थिति हो जाता है, वहाँ का प्रदेश एकदम सूखा हो जाता है। तो जल हम लोग के जीवन में चाहिए, और जल नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन भी संभव नहीं है। तो जल हम लोग बचाएंगे और इस चैप्टर में जानेंगे कि जल क्या होता है, कहाँ कहाँ उपयोगी है, जल के लिए कौन कौन परियोजना तैयार किया गया है, जल के द्वारा कैसे बिजली उत्पादन होता है, ठीक है, जल संकट कैसे उत्पन्न होता है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन जान लेते हैं, ताकि आपको एक ऊर्जा प्रदान करे और आपको एनर्जेटिक, मतलब आपको उत्साह करे। इसीलिए हम लोग मोटिवेशन लेके आते हैं कि समय का मोल समझने वाले अनमोल बन गए। कितना अच्छा बात है। देखिए, समय का मोल, समय का जो वैल्यू समझा है, समय का मोल समझने वाले अनमोल बन गए, और जिसने समय की बर्बादी की वो बर्बाद हो गए। मतलब समय ही सब कुछ है, इतना समझिए। जो समय पर मेहनत किया, आज 10th में हैं और सोचिएगा कि नहीं हम 12th में जाकर मेहनत करेंगे, फिर सोचिएगा हम ग्रेजुएशन में जाकर मेहनत करेंगे, तो जीवन में आप अच्छे बच्चे और सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। क्योंकि हर समय संघर्ष से लड़िए, हर एक समय को झेलिए, हर एक सेकेंड को झेलिए। जितने समय है ना वो आपके लिए कीमती है, गोल्डन टाइम होता है, ठीक है। तो समय को झेलिए। इस जीवन में, इस धरती पर अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, बूढ़ा हो, बच्चा हो, यंग हो, सबको समय बराबर मिलता है। एक दिन में 24 घंटा सबको मिलता है, और आपके साथी सफल हो जाते हैं आप, और जो बच्चा मेहनत नहीं करता है वो नहीं हो पाता है। वही कारण है कि वो समय को झेला है, समय को समझा है, समय से लड़ा है, संघर्ष किया है। और जो असफल है वो समय को नहीं झेला है, समय से हार गया है, समय से हार कर वो भाग गया है। इसलिए समय को झेलिएगा और समय को समझिएगा, आप अनमोल बन जाइएगा, और समय को जो बर्बाद करता है वो बर्बाद बन जाता है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं इस लेसन को। चलिए, हमारा आज का सेशन जो है, और इस लेसन का पहला चैप्टर का नाम ही है जल संसाधन। उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि जल संसाधन होता क्या है। तो आप जल के बारे में देख सकते हैं, जीवन में जल दिखा है, हम लोग के जीवन में दिखा है, और हम लोग देखते हैं, डेली उसका उपयोग करते हैं पीने के रूप में, ठीक है ना, सिंचाई के रूप में, मत्स्य पालन में, कपड़ा धोने में, तरह तरह के वगैरह वगैरह में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो जल एक उपयोगी संसाधन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारा ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी, इसके 71%, ठीक है ना, 71% हिस्सा पर जो है आपका, 71% हिस्सा पर आपका जल है।
और इसी जल की उपस्थिति के कारण यहाँ देख सकते हैं आपको कैसा दिख रहा है ग्लोब, ये पूरा जो पृथ्वी जो है आपका धरती एकदम नीला दिख रहा है। ये जो नीला जितना भाग है भूभाग नीला वाला, ये सब जल है, ये सब आपका क्या है, जल है। और इसीलिए पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। जल के उपस्थिति के कारण इसको कौन ग्रह कहते हैं, इसको कहते हैं नीला ग्रह। कौन ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। तो 71% हिस्सा पर क्या है, जल है। और स्थल जो है जिस पर 29% आता है, इस पर पर्वत, मैदान, पठार सब आ जाता है। मतलब 71% भूभाग पर आपका जल है और 29% भूभाग है स्थल है, जिस पर हम लोग रहते हैं, पर्वत है, पठार है, ये सब है। तो ये जल जो है धरती पर बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ प्रदेश में और हमारे बिहार में और हम जो जिस जिला से, शिवहर जिला में भी इसका बहुत ज़्यादा इस बार संकट देखने को मिला है। अपार जल का भंडार होते हुए भी, नवीकरणीय होते हुए भी इसका संकट देखने को मिल रहा है। देख सकते 71% जल है, लेकिन फिर भी कुछ प्रदेश में जल का अभाव है। इसका कारण है कि ये जो जल है पीने लायक नहीं है, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं पीने में, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ भी इस बार भूमिगत जो है जल की मात्रा में बहुत कम गिरावट आई है और बहुत कल के पानी तो सूख गया है, बहुत चापाकल ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट द्वारा पानी को प्रोवाइड किया गया, उसके पास पहुंचाया गया है। तो जल हमारे लिए बहुत अच्छा संसाधन है। जल का हम लोग एकदम अच्छे से उपयोग करेंगे, ठीक है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जितना आवश्यकता के अनुसार करेंगे। यहाँ पर लिखे हैं, धरती पर जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय आता है। धरती पर जीवन के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। यह कृषि, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, घरेलू कामों में उपयोग होता है, ठीक है। तो जल संसाधन पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, क्योंकि जल को हम रासायनिक यांत्रिक विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर अगला जो टॉपिक है पृथ्वी के सतह का। चलिए स्टार में इसको समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसको जरूर नोट करिएगा। पृथ्वी के सतह का हम बताएं ना कि 71% हिस्सा पर कितने हैं, 71 जल है, ठीक है। तो पृथ्वी के सतह का कितना चौथाई, 3/4, मतलब 4 हिस्सा में आपका 3 हिस्सा क्या है, जल है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा पर जल है, एक ही हिस्सा पर हम लोग रहते हैं और हमारा पर्वत भी है, पठार भी है। 3/4 भूभाग पर क्या है, जल है। मतलब पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से क्या है, ढका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे देखिएगा, पृथ्वी के अगला स्टार आप नोट करिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा। पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे कौन ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। आप बताइएगा कि पृथ्वी में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं, तो बोलिएगा सर नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। आगे नोट करिएगा स्टार में कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा पर जल है, तो 71% हिस्सा पर क्या है, जल है। और भूमि कितना पर है, तो स्थल जो है आपका 29% पर है। एक एक चीज़ आपके दिमाग में चला जाएगा, बस ध्यान से देखते रहिए, नोट बनाते रहिए। नोट्स रहेगा तो उसका रिवीजन करिएगा। विश्व के कुल जल का, ठीक है ना, कुल जल का यहाँ पर विश्व के कुल जल का 96.5% जो जल है महासागरों में ही पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि विश्व में जितना जल है महासागर में कितना है, तो बोलिएगा आप कितना, 96.5% जल है वो कहाँ है, तो बोलिएगा महासागरों में है। मतलब महासागरों में है, इस जल को हम पी नहीं सकते हैं डायरेक्ट रूप से। और विश्व के कुल जल का जो 2.5% है, 2.5% जल पीने योग्य है, जो मीठा जल है। खारा जल आपका कितना है, खारा जल जो महासागरों में है तो 96.5% है, लेकिन आपका मीठा जल जो है जो पी सकते हैं वो 2.5% है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा स्टार में, क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम में 50% ऑब्जेक्टिव आता है, तो इस चीज़ों को ऑब्जेक्टिव के रूप में आप ज़रूर नोट करिएगा। चलिए आगे आप नोट करिएगा स्टार में ही, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। यहाँ पर हमने बताए हैं 96.5, ठीक है, महासागरों में वही बात है, लगभग यहाँ पर आता है 96.5, वही ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा। और पूरे जल का लगभग 2.5% ताज़े पानी के रूप में है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव रिपीट हो गया है, आप नोट कर सकते हैं, दोनों में कोई एक।
और कुल ताजे जो जितना ताजे पानी है 2.5%, ये 2.5% जो पीने योग्य है, जिसको ताजे पानी या मीठा पानी जल कहते हैं, इसका 70% जो है, इस 2.5% का, इसको अगर 100 मान लेते हैं, इसको 100 मानते हैं, तो इसका जो 70% है, इसका 70% है किसके रूप में है? आइस बर्फ़ के रूप में है, मतलब ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ़ के रूप में मौजूद है। हमारा ये अगर धरती ले लेते हैं, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाने के कारण ये जो ध्रुवीय प्रदेश बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ होता है। और वो जल अगर पूरा अगर पिघले, जिस दिन पिघल जाएगा ना, इस धरती पर हमारे गर्दन से ऊपर पानी हो सकता है, मतलब बहुत देश दहा सकता है। जब जिस दिन ये ध्रुवीय प्रदेश पिघलेगा, वहाँ ग्लेशियर के रूप में, आइस बर्फ़ के रूप में वो जल क्या है, वहाँ पर मौजूद है। तो कुल जल का मीठे जल है 2.5% का, मीठे जल का आइस बर्फ़ के रूप में कितने हैं? तो 70%। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर इधर बच गया कितना प्रतिशत? तो 2.5% को 100 माने हैं, तो 70 तो चल गया उधर, तो इधर 30 बच गया। कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा तालाब, भूमिगत जल के रूप में संचित है। यहाँ पर आप नोट करिएगा स्टार में कि कुल ताजे पानी का 30% से भी थोड़ा कम हिस्सा है जो तालाब में भूमिगत, जिसको हम लोग कल के द्वारा, बोर्डिंग के द्वारा, ठीक है ना, नलकूप के द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। वो जल 30% से कम, मतलब 2.5% के 30% समझिए, उससे भी थोड़ा सा कम है जो हम लोग तालाब के रूप में उपयोग करते हैं और भूमिगत जल के रूप में। कितना कम है? ठीक है। और हमारा जो भारत है, पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। ठीक है, पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा। ये देखिए, अपने देश में 4% हिस्सा ही बारिश हो पा रही है तो बहुत कम है, क्योंकि कुछ मात्रा बारिश की बढ़ना चाहिए, लेकिन दिन पर दिन घट रहा है। इसका घटने का कारण क्या है कि वनों की कटाई, लगातार वनों की कटाई किया जा रहा है। लगातार वनों को क्या किया जा रहा है? कटाई किया जा रहा है। और वनों के कटाई के कारण ही बारिश की मात्रा और दिन पर दिन जो है कमती जा रही है। ठीक है, क्योंकि वन बादल को आकर्षित करके वर्षा कराती है, और वन नहीं रहेगा तो बारिश की संभावना न के बराबर है। इस बार हम लोग बारिश की इतना इंतज़ार करते रह गए, लेकिन बारिश जो चाहे वो अभी तक नहीं। अभी भी हमारे इधर जो शिवहर ज़िला में है, खेतों में थोड़ा भी पानी नहीं है। अभी भी वहाँ पर बोर्डिंग के द्वारा पानी को सिंचाई किया जा रहा है। पानी की इतना समस्या, नदी सूख गया है, ऐसे समस्या आ रही है। इसका कारण है प्रदूषण और वन का लगातार कटाई करना। तो पूरे विश्व की वर्षा का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में होता है? 4%। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे स्टार में नोट करिए, सब ऑब्जेक्टिव है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है, जरूरी सबको नोट करिएगा। हमारे दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अगला स्टार है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी क्या है? बढ़ रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो जल की मात्रा भी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो हर चीज़ की सुविधा चाहिए, तो जल तो चाहिए, जल तो चाहिए। जल एक जीवन है, सुने हैं, जल ही जीवन है। लेकिन भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित होने लगा है। ठीक है, जो प्राकृतिक भूमिगत जल है, जो भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीकों से अब कई कारणों से क्या किया जाता है? बाधित होने लगा है। चलिए आगे के प्रश्न में चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जल स्रोत क्या होता है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा, 5 नंबर में पूछ सकता है कि जल स्रोत क्या होता है। तो स्रोत मतलब जहाँ से निकलता है। कथी निकलता है? जल। आप फिजिक्स में पढ़े हैं प्रकाश स्रोत, मतलब जहाँ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसी तरह आपका प्रश्न है जल स्रोत, तो जहाँ से जल निकलता है उसे क्या कहते हैं? जल स्रोत। बोलिएगा, जिस स्रोत से जल की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जल स्रोत कहते हैं। इसको आप आंसर में क्या नोट करिएगा जल स्रोत में, कि जिस स्रोत से जल की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जल स्रोत। जल स्रोत विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जैसे भूमिगत, भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। कहने का मतलब है कि जल स्रोत आपका 4 प्रकार के, भूपृष्ठीय, भूमिगत जल, महासागरीय जल, वायुमंडलीय जल।
कितने प्रकार के हुआ? 4 प्रकार के। चलिए अब बोलिएगा भूपृष्ठीय जल क्या है? तो भूमि के जो पृष्ठ पर जल होता है वो भूपृष्ठीय जल है। भूमिगत जल के रूप में जो होता है, जिससे हम चापाकल द्वारा प्राप्त करते हैं, मोटर द्वारा प्राप्त करते हैं जल को, वो भूमिगत जल है। वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में जो जल मौजूद है उसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। और जो महासागरीय में जल है 71%, ठीक है ना, वो आपका हो जाता है महासागरीय जल। यहाँ पर देखिए, जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है। जीवन में जैसे भूपृष्ठीय, जैसे नदी का जल भूपृष्ठ पर है, भूमि के पृष्ठ पर है, और जिसे चापाकल द्वारा निकालते हैं, कुआं में की जो इस जल सब है, ये आपका क्या है? इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल का ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है, अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला दोनों का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल वह जल जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है। यहाँ पर देखिए, ये कुआं है और एक कुआं में जो जल मौजूद है, और यहाँ पर देख सकते हैं नदी है, ये भूमि के क्या है? पृष्ठ पर। तो ये जल हम लोग के लिए उपयोगी है, क्योंकि अभी तो चापाकल है, प्राचीन समय में कुएं के पानी का ही इस्तेमाल पीने योग, खाना बनाने योग किया जा रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण कल बनाया गया, मोटर बनाया गया, इस सबसे पानी अब खींचा जा रहा है। लेकिन पहले जो है कपड़ा धोना, नहाना, पीना, ये सब कुआं या नदी के पानी का उपयोग करते थे। तो हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग कौन जल? भूमिगत जल के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं, भूमिगत जल पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों की दरारों, पृथ्वी के जो है सतह के नीचे चट्टानों की दरारों, मिट्टी और जो बालू के कण के बीच जो जल संचित रहता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। इसे हम कुआं, नलकूपों और झरनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जैसे कुएं, नलकूप, झरना। देखिए, जो जल भूमि के पृष्ठ के अंदर है, भूमि के पृष्ठ के अंदर है, जिसको भूमिगत जल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कल के द्वारा हम लोग पानी निकालते हैं, तो भूमि के अंदर होता है वो जल जो होता है चट्टानों के रूप में, बालू, यहाँ देखिए मिट्टी और बालू के कणों के बीच में जमी होती है, मौजूद होती है, और उसका भी मात्रा आजकल कम गया है, जिस वजह से बहुत से कल से पानी निकलना बंद हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बोर्डिंग के द्वारा पानी निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये भूमि के अंदर से ही पानी निकाला जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कौन जल? हो जाएगा भूपृष्ठीय जल। चलिए हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव फिर जानेंगे। यहाँ ग्लोब में देख रहे हैं कि ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो हिस्सा रहता है ग्लोब के ऊपर का जो हिस्सा रहता है, वहाँ पर ज़्यादा स्थल है। क्या है? स्थल है। और नीचे का जो है, मतलब उत्तर में आपका, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका नीचे वाला दक्षिण हो गया। ये दक्षिण जो हिस्सा है, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए दक्षिणी भाग को जो बोला जाता है जल गुलाट बोला जाता है। और उत्तर वाले हिस्सा में जो है स्थल ज़्यादा है, इसलिए ऊपर वाले हिस्सा को कौन गुलाट बोलते हैं? स्थल गुलाट। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर बहुत सारा स्थल है, लेकिन नीचा क्या है? आपको जल ही जल नज़र आ रहा है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ देखिए अंटार्कटिका, ये तो बर्फ़ ही है, समझिए। जिस दिन ये पिघलेगा, इसमें पानी मिलेगा, और पिघलने के बाद अगर ये जल पूरा अगर धरती पर फैलेगा ना, तो धरती पानी से ढका जाएगा। इतना पानी है ग्लेशियर के रूप में, आइस बर्फ के रूप में। ठीक है, तो हमने बताए हैं अधिकांश जल दक्षिण गोलार्ध में ही है, इसी कारण से दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा जल गोलार्ध क्या है, तो बोलिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध को ही जल गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है। अब पूछेगा स्थल गोलार्ध क्या है, तो बोलिएगा उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब जितना अधिकांश देश है हमारा जो है उत्तर दिशा में है। तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला मेरा प्रश्न है ब्रह्मपुत्र। आप देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी जो और लंबी नदी है और चौड़ी नदी, सबकी चर्चा करेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और भारत के चौड़ी नदी आपका ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो भारत के सबसे लंबी नदी गंगा है और चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। पूरे दुनिया में जितने नदी है लंबाई की दृष्टि से,
लंबाई की दृष्टि से गंगा नदी का स्थान 10वां आता है और ब्रह्मपुत्र नदी का स्थान 8वां आता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, वही बात को हम लिखे हैं, स्टार में आप नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। ब्रह्मपुत्र विश्व की 8वां बड़ी नदी है और गंगा जो है, और गंगा कहमा है, और गंगा विश्व की 10वीं सबसे बड़ी नदी है। कथी है? नदी है। समझ में आ गया होगा कि इस विश्व के जितने नदी है उसमें सबसे लंबी नदी नील नदी। 8वां नंबर पे कौन आता है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी आप कहाँ देख सकते हैं? तो अपने देश में आप असम और अरुणाचल प्रदेश में इसका दृश्य देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र नदी के। हमारे बिहार में नदी नहीं है, लेकिन गंगा नदी तो हमारे आसपास में ही है, पटना में देख रहे हैं। तो गंगा नदी जो है वो कितने नंबर पे आते हैं? तो 10वें नंबर पे आते हैं। चलिए यहाँ पर लिखे हैं स्टार में, अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? यहाँ पर देख सकते हैं, तो नील नदी है। अब पूछेगा गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 मीटर। भारत में ओनली, कहाँ? भारत में 2525 किलोमीटर, सॉरी कितना? 2525 किलोमीटर। हम अपने अगले प्रश्न में, हमारा अगला जो ऑब्जेक्टिव में आप नोट करिएगा, सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्राणियों के शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है? तो बोलिएगा कि सर जो 65% है हम लोग के शरीर में जल ही जल है। और वो जल दिखता नहीं है, लेकिन गर्मी के समय दिखने को मिल जाता है। जब शरीर से आपका बॉडी से पसीना लगातार आता है, हमारा जितना शरीर है वो सभी कोशिकाओं में जल भरा होता है। और अगर 100 kg के है तो समझिए आपका 65 जो प्रतिशत है वो आपका 65 kg के क्या चल जाएगा? जल। तो मनुष्य के शरीर में 65% क्या है? जल है। और जल की मात्रा जैसे ही कमता है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करते हैं? आपको आंसू तो जल चढ़ा देते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं। तो जल जो होता है शरीर में नहीं कमना चाहिए, 65% बना रहना चाहिए, ठीक है। और एक कमी होने के कारण ही लगातार क्या होने लगता है? पेट में जलन होने लगता है, पेट की समस्या उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो जल बहुत ज़रूरी है। और पौधों में तो हद कर दिया है, पौधों में 65 से कितना? 99, 65% से लेकर 99% जो जल है आपका कहाँ है? तो पौधों में है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल है? तो 65%। पेड़ पौधों में कितने प्रतिशत है? तो बोलिएगा 65 से 99%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, स्टार में ही ऑब्जेक्टिव में, कि देश के बांधों को प्रथम, यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिख रहा है, ये हमारे नेहरू जी है, ठीक है। और इनके ही जन्म दिवस पर हम लोग मनाते हैं बाल दिवस, ठीक है। बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। जानते हैं बाल दिवस के बारे में आप लोग? हाँ जानते हैं ज़रूर। आपके सर जी जो होंगे, आपके स्कूल के सर जी जरूर उस दिन मिठाई खिलाते होंगे। हमारे जितने बच्चे हमारे समक्ष रहते हैं उन लोगों के मुंह मीठा हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए जो 5 सितंबर है वो दिन बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते हैं। उनके लिए हम लोग भी 14 नवंबर को और इनके ही जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए तो पूछेंगे आपसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बोलिएगा ये जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने भारत के देश के बांधों को क्या कहा था? देश के बांधों को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आधुनिक भारत का क्या कहा था? मंदिर कहा था। देश के बांधों को भारत का मंदिर कौन कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। जरूर इनका चेहरा याद रहेगा आपको। चलिए आपसे पूछेगा कि वर्तमान समय में, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22%। आपको पता है कि जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, वो पीने योग्य और सिंचाई अपने घरेलू उपयोग में तो कार्य आता ही है, इसके साथ साथ उसको औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। और कैसे उपयोग होता है? जल के द्वारा क्या किया जाता है? बिजली उत्पादन। देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ पर इस तरह के से सिस्टम बनाया जाता है और इसमें जल को भर लिया जाता है। बच्चों क्या चीज़ को भर लिया जाता है? इसमें जल को लगातार भर लिया जाता है और जल इसमें लगातार जब भर जाता है तो इसमें से एक नली बनाया जाता है। इसमें से इस तरीके से एक नली निकाल लिया जाता है इसमें, और नली निकालने के बाद इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया जाता है टरबाइन करके। और टरबाइन जो होता है, जैसे इसमें के पानी का प्रेशर आता है गोल गोल खूब नचता है और इतना स्पीड से नचता है कि यहाँ पर एक करंट उत्पन्न करने लगता है।
क्योंकि जब वो नचेगा तो यांत्रिक ऊर्जा वो विद्युत में कन्वर्ट करेगा और यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलने लगेगा और उस बिजली, ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा बिजली, इस बिजली का उपयोग उद्योगों में, गाँवों में, क्षेत्रों में किया जाता है टरबाइन लगाकर। ठीक है, तो 22% जो बिजली का उत्पादन है किससे होता है, तो वर्तमान समय में आपको विद्युत जल से होता है। ठीक है, विद्युत क्या जिससे होता है, जल से, जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत, 22%। चलिए अगला हमारा प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए यहाँ पर चित्र दिख रहा है, यहाँ डैम है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर डैम बनाया जाता है। बहुत सारा परियोजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और सभी के बारे में लाभ जानेंगे, इससे क्या क्या होता है। और यहाँ पर देखिए डैम जल को क्या कर लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है और इस आसपास में टरबाइन लगा दिया जाता है और जैसे उसका प्रेशर से उसका नचता है, बिजली उत्पादन किया जाता है और फिर उस पानी को सिंचाई के रूप में भेज दिया जाता है, कहीं मत्स्य पालन किया जाता है। मतलब कई सारी उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। बहुउद्देशीय मतलब बहु मतलब क्या होता है, बहुत, क्या होता है, बहुत, मतलब बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। कौन परियोजना में, तो बहुउद्देशीय परियोजना में। ऐसी परियोजनाएं जिसका निर्माण एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। एक उद्देश्य नहीं बोलेगा, वैसी परियोजना जिससे कई सारी उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बिजली उत्पादन करना, मत्स्य पालन करना, सिंचाई करना, ऐसी परियोजना कहलाता है बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए डैम बनाकर यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो आप जरूर नोट करिएगा, ऐसी परियोजना जिसका निर्माण एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। चलिए अब यहाँ पर है, आपसे पूछेगा बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य के लिए ये परियोजना किया जा रहा है, कौन सा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तो बोलिएगा, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से बाढ़ नियंत्रण भी किया जाता है, सिंचाई के लिए जल पूर्ति, मतलब मान लीजिए कि पानी इकट्ठा किया गया और जल को जब ज़रूरत हुआ तो बिजली उत्पादन किया और फिर जल चल जाता है कहाँ, सिंचाई करने में चला जाता है, उसको मत्स्य पालन के लिए। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए जलापूर्ति, जल विद्युत, मछली पालन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन इत्यादि, मतलब ये सारी उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं किस परियोजना द्वारा, तो बहुउद्देशीय परियोजना द्वारा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला मेरा प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाली हानि। अब इसका लाभ है तो इसका कुछ हानि है। हानि क्या है कि पर्याप्त मुआवजा न मिल पाना। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर बहुत परियोजना लागू की जाती है, अगर वहाँ पर कुछ व्यक्ति है और उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है कि सरकार उस आसपास के एरिया को अपने कवर में कर लेता है, अपने अंडर में कर लेता है, जिससे वहाँ के लोग दूसरे जगह जाता है तो उस लोगों के मुआवजा पूर्ण रूप से नहीं दी जाती है। क्योंकि सरकार जो है, जो ज़मीन का रेट है, जो कागज़ बना हुआ है उसके हिसाब से देती है, लेकिन जो प्रेजेंट में उसका रेट वो नहीं दे पाती है, इसीलिए बहुत कम मुआवजा मिलता है लोगों को। तो ये हानि है। ठीक है, विस्थापित होना मतलब वहाँ से अब एक जगह से जब उस परियोजना को लागू किया गया तो वो जगह जितने व्यक्ति है उसको दूसरे जगह जाना पड़ता है। बाढ़ की समस्या, मतलब कब बाढ़ आ जाए इसका भी गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि वो पानी भरा रहता है, पूरा उसमें जमा रहता है, कभी भी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। जल प्रदूषण, एक जगह जल रहता है तो इसका भी प्रदूषण हो सकता है। भूकंप की समस्या का, क्योंकि प्रदूषण के कारण वहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा कचरा वगैरह समझ सकते हैं। भूकंप की समस्या, बाढ़, क्योंकि अगर वहाँ पर दलदली क्षेत्र रहेगा तो भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। चलिए आपसे पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर, किस नदी पर, नर्मदा नदी पर, एक गुजरात की तरफ है। ठीक है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जो नर्मदा नदी पर बनने वाली बड़े बांध, ठीक है, जैसे सरदार सरोवर बांध के कारण होने वाले विस्थापन, पर्यावरणीय क्षति और प्रभावित लोगों को पुनर्वास की समस्या को लेकर 1985 ईस्वी में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व मेधा पाटेकर, कौन किया था, मेधा पाटेकर, याद रखिएगा, मेधा पाटेकर, कौन किया था, मेधा पाटेकर। पूछेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो मेधा पाटेकर। किसके लिए हुआ था, तो वहाँ के जो लोग हैं भी उसको विस्थापन होने से बचाना, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाना। कब किया गया था, 1985 में। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि विस्थापित लोगों को अधिकतर
अधिकारों की रक्षा करना, उचित पुनर्वास करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक है, मतलब ये आंदोलन हुआ था तो लोग अगर जा रहे तो उसको उचित मुआवजा मिले, उसको उचित रहने का व्यवस्था मिले, आवास मिले और पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इस चैनल पे जितने भी वीडियो है ना ज़रूर अच्छा लगेगा। बस आप विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और अपने जितने भी संपर्क के दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम लोग का मनोबल भी बना रहे। चलते हैं आगे की प्रश्न में। अब देखिए, आज के समय में ये जो जल संकट है, आज ठंडी के समय आने वाली है, फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्मी ये जो समय में कभी ठंड लगता था, अभी इतना गर्मी लग रहा है। देख सकते हैं कि पूरे शरीर पर कैसा भीगा हुआ है गर्मी से। तो जल संकट, इस धरती पर CO2 की मात्रा बढ़ गया है, 0.03% से बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण के कारण, वनों की कटाई के कारण बारिश नहीं हो पा रही है, जिस वजह से गर्मी लगातार अभी बनी है। ठीक है, तो ये जल संकट के कारण देख सकते हैं जल के संकट कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी है, बाकी सूखा सूखा, कैसा जीवन चलेगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो जल के भविष्य के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि जल को हम लोग क्या करना है, सतत विकास करना है, जितने भी संसाधन उसका सतत विकास, मतलब ये नहीं कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हुए भविष्य के अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना ही कहलाता है सतत विकास। तो जल के जो अनुपलब्धता है, जल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वही हमारे लिए क्या है, संकट है। जो चीज़ हमारे लिए, देखिए यहाँ पर जल कैसे निकाला जा रहा है। जहाँ पर राजस्थान में अभी भी ये दृश्य ज़्यादा देखने को मिलता है, पानी के लिए लोग तरसता है, पानी जल्दी नहीं मिल पाता है, भटकते रहता है और कई कोस जाने के बाद वहाँ पर पानी मिलता है। तो जल की जो अनुपलब्धता है, मतलब कमी है, उसको ही क्या कहते हैं, जल संकट कहा जाता है। मतलब जल के कमी को ही क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। ये बढ़ती जनसंख्या, जल प्रदूषण, भूजल का अत्यधिक दोहन और वर्षा का समय से नहीं होना, ऐसी वजहों से जल संकट उत्पन्न होता है। समझ में आ गया जल संकट क्या है, कि जल की अनुपलब्धता ही क्या कहलाता है, आपका जल संकट कहलाता है। इसका कारण है लगातार बढ़ती उस जनसंख्या, जल प्रदूषण, ठीक है, अत्यधिक दोहन और वर्षा का समय से नहीं होना। ये सब कारण से ही कैसा है, जल संकट है। ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे प्रश्न को पढ़े हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर चाचा के बारे में जाने हैं कि देश के बांधों को मंदिर कहा था, भारत के नदी के बारे में जाने हैं कि विश्व के सबसे बड़ी नदी कौन है, नील नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर हम लोग जाने हैं कि जल स्रोत के प्रकार में, फिर यहाँ पर जाने हैं जीवन में भूपृष्ठीय जल सब की क्या होता है, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्टिव जाने हैं। यहाँ पर हम लोग जाने हैं कि नदी के बारे में ही कि कितना हम लोग के पीने योग्य है और कितना बचाने की बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना हिस्सा पर जल है और जल संसाधन के बारे में। तो इस तरीके से इतना हम लोग प्रश्न पढ़े हैं। आएंगे अब अगले वीडियो में और अगले वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल निपटारा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप विश्वास के साथ पढ़िएगा, आपके जीवन में एक दिन ज़रूर चाँद की तरह चमकिएगा और चाँद की तरह ही लोग आपको चाहने लगेगा। जिस दिन आप संघर्ष जारी रखिएगा और लगातार जारी रखिएगा, जब तक सफल न हो जाए तब तक थकना नहीं है, तब तक क्या करना है, थकना नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।